संस्कृताय नमः विद्यार्थीगण, संस्कृताय नमः मित्रगण, सर्वव्याय नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर की यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अयादी अर्थ संधि को पढ़ा था। उसके बाद में और उनसे पहले हमने यण अर्थ संधि को पढ़ा था। ठीक है, आज हम गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। अर्थ का मतलब स्वर ही होता है। जिस प्रकार अयादी संधि का भी एक सूत्र था, उस सूत्र का नाम था अचो अयवायावह। ठीक है, क्या नाम था? बोलिए। अचो अयवायावह। यण स्वर संधि का सूत्र था इक यण अचि। बोलिए, क्या था? इक यण अचि। यण स्वर संधि का सूत्र है अचो अयवायावह। अयादी स्वर संधि का सूत्र है। अब प्रिय विद्यार्थी, आज हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। तो सर्वप्रथम हम भी इनका क्या पढ़ेंगे? सूत्र। सूत्र के बाद हम इनकी क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। परिभाषा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इनके निम्न यथा। निम्न यथा मतलब उदाहरण। तो गुण स्वर संधि का भी प्रिय विद्यार्थियों एक सूत्र है। वो सूत्र है क्या है? अधिंग गुण। अधिंग गुण। अधिक गुण। देखो, इनका हमने भी संधि संधि विच्छेद किया। इनका भी हमने संधि विच्छेद किया। तो उसी प्रकार हम अधिंग गुण स्वर संधि का जो सूत्र है, इस सूत्र का सर्वप्रथम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, ताकि अलग अलग करेंगे, आपको समझने में कोई कठिनाई न आए। किस प्रकार? सर्वप्रथम अध में क्या आया हुआ है? अत। का क्या बन जाता है? द। तब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, उनके बाद में द के ऊपर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, ए की मात्रा है। ठीक है, एक गुण। ठीक है, कितने पद मिले हमें इनमें? कुल 2 पद मिले। पहले पद का नाम है विद्यार्थियों अत, और दूसरे पद का नाम है एंग। बस ये 2 याद रखो। अदेंग तो इनका सूत्र है। ठीक है, और अदेंग में अत और एंग को हमने क्या किया? इनका संधि विच्छेद किया। अदेंग का हमने संधि विच्छेद किया, तब हमें क्या मिला? एक तो हमें अत मिला और दूसरा हमें क्या मिला? एंग मिला। ठीक है, जिस प्रकार इक यण यण संधि में प्रत्याहार था, और अयादी का प्रत्याहार का नाम क्या है? अच। ये एच। ठीक है, उसी प्रकार ये एंग भी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये भी एक प्रत्याहार है। कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? कितनी है? 42। ठीक है, अब ये तीसरा महेश्वर सूत्र है। कौन सा महेश्वर सूत्र है? तीसरा। ए ओ एंग। तो एंग प्रत्याहार में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 2 स्वरों की संख्या है। इस एंग को हम नहीं गिनेंगे। जो हलंत व्यंजन होता है उन्हें हम महेश्वर सूत्र से नहीं गिना जाता है। ये प्रत्याहार बनाने का साधन है। तो एंग में कुल कितने स्वर आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 2 स्वर आ गए। पहले का नाम ए और दूसरे का नाम ओ। इनकी बात तो पूरी हो गई। ठीक है, अब बारी किसकी आई? अत की बारी आई।
तो अत में क्या है, इस त का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट पी से क्या बचेगा, प्रिय विद्यार्थियों पी से क्या बचेगा, अ बचेगा। हमें कुल कितने स्वर प्राप्त हुए, कुल कितने स्वर प्राप्त हुए, बताइए कुल कितने स्वर प्राप्त हुए, 3 अ, ठीक है। नंबर 2 पे ए, ठीक है। नंबर 3 पे ओ। ये 3 स्वर हमें प्राप्त हुए और ये तीनों स्वर क्या कहलाते हैं, कैसे स्वर कहलाते हैं, गुण स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अ ए ओ ये तीनों स्वर। देखो अनेक गुण को हम आद गुण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आद गुण। तो गुण स्वर संधि का सूत्र याद हुआ, अदेंग गुण, अदेंग गुण से हमने अलग किया, एक अत को किया, एक एंग को किया। अत में क्या किया, त का लोप कर दिया, अशेष रहा। एंग क्या है, प्रत्यार है। इन प्रत्यार में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है, ए और ओ। तो अ ए ओ ये तीनों क्या है, गुण है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, गुण है। ये तीनों क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। देखो परिभाषा, डेफिनेशन, इनकी परिभाषा है। परिभाषा लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। चाहे अदेंग गुण लिखो, चाहे आद गुण लिखो, ठीक है। ये आद गुण चाहे अदेंग गुण, ये दोनों क्या है, प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों गुण स्वर संधि के क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब इनकी परिभाषा में लिख रहा हूं कि संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में परिभाषा लिखना, ठीक है। क्या लिखेंगे, इति अनेन, प्रिय विद्यार्थियों इति अनेन का अर्थ होता है इस, सूत्रेण, सूत्रेण का मतलब होता है सूत्र से। संहिता विषय का अर्थ होता है संहिता के विषय में, या व्याकरण की दृष्टि या व्याकरण के विषय में। अवर्णतः, अवर्णतः मतलब अ और आवरण, परे, परे का मतलब होता है बाद में, कि इस सूत्र से संहिता के विषय में अ और आवरण परे यानी बाद में। देखो प्यारे विद्यार्थी, गुण स्वर संधि में क्या होता है, पद तो कोई भी संधि करते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 2। चाहे अरस्व चाहे आदृग, ये हमें कहां मिलेंगे, ये हमें पहले पद के अंत में मिलेंगे। क्या, अ या आ के अलावा पहले पद के अंत में हमें कुछ ही नहीं मिलेगा, किसमें, गुण स्वर संधि में, इतना याद रखना। सिर्फ किसमें मिलेगा, हमें गुण स्वर संधि में। परे का मतलब होता है बाद में, चाहे रस्व ही आए चाहे दीर्घ ही आए, ये हमें कहां मिलेगा, पहले पद के अंत में अ और आ मिल रहा है, चाहे अ मिले चाहे आ मिले। प्रिय विद्यार्थियों दूसरे पद में हमें क्या मिलना चाहिए, चाहे ह्रस्व ई मिले चाहे दीर्घ ई मिले, इन दोनों में से कुछ ही मिले। अब देखो, चाहे ह्रस्व ई या बड़ा दीर्घ ई नहीं मिले, उनकी जगह हमें क्या मिल सकता है, ह्रस्व उ या दीर्घ, चाहे छोटा उ मिले चाहे बड़ा उ मिले। माना कि यहाँ पे न तो छोटी ई मिल रही है ना बड़ी ई मिल रही है, न छोटा उ मिल रहा है न बड़ा उ मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है ह्रस्व री या दीर्घ री, कोई बात नहीं।
पहले पद में अ और आ मिल रहा है, उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है, चाहे री मिले चाहे बड़ी री मिले। ठीक है, माना कि यही भी नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा, ली मिलेगा। इनके अलावा आपको कुछ ही नहीं मिले। पहले पद के अंत में अ और आ मिल रहा है, दूसरे पद में हमें चाहे ह्रस्व ई मिले चाहे दीर्घ ई मिले, चाहे ह्रस्व उ मिले चाहे दीर्घ उ मिले, चाहे ह्रस्व री मिले चाहे दीर्घ री मिले, चाहे ह्रस्व री मिले। अब देखो, वर्णेषु मतलब वर्णों में, विद्यमानेषु वर्णों के विद्यमान में, विद्यमानेषु पूर्व पर्योह स्थाने, पूर्व पर्योह स्थाने। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा शब्द हमें पद कठिन लग रहा है। पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले पद में हमें क्या मिलना चाहिए, पूर्व के पद में हमें अ या आ ही मिलना चाहिए। पर्योह का मतलब होता है परे, परे का मतलब होता है बाद में। पहले तो हमें अ और आ ही मिलना चाहिए, बाद में चाहे ह्रस्व ई मिले चाहे दीर्घ री ई मिले, चाहे ह्रस्व उ मिले चाहे ह्रस्व यू मिले, चाहे ह्रस्व री मिले चाहे दीर्घ री मिले, चाहे री मिले, कुछ भी मिल सकता है। तो उनके स्थान यानी स्थानों पर क्या हो जाएगा, गुण का एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश मतलब किसी एक गुण का आदेश हो जाएगा। गुण हमारे पास कितने हैं, गुण हमारे पास, गुण स्वर हमारे पास 3 है, एक अ है, एक ए है, एक ओ है। इन तीनों में से किसी एक का क्या हो जाएगा, आदेश होगा। एक का आदेश मतलब एक का आदेश हो जाएगा। अब आदेश किसका किसका होगा, चाहे अ का हो, चाहे ए का हो, चाहे ओ का हो, होता है मतलब भवती। ठीक है, ये इनकी परिभाषा है। इसमें संस्कृत में क्या लिखा, आज गुण अरे गुण ये दोनों क्या है, सूत्र हैं। इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषय अआवरणतः परे ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री, ली वर्णेषु विद्यमानेषु पूर्व पर्योह स्थाने गुण एकादश ए ओ भवति। ये इनकी क्या होती है, परिभाषा होती है। देखो इनका भी एक यहाँ छोटा सा मैं एक यथा समझा रहा हूं। यथा का मतलब होता है उदाहरण। जैसे पहले पद में हमें क्या मिल रहा है, चाहे अ मिले चाहे आ भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरे पद के अंत में परे यानी बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, चाहे ह्रस्व ई मिले चाहे दीर्घ ई मिले। ये सिर्फ हमें कहां मिलेंगे, मात्र गुण स्वर संधि में ही मिलेंगे। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर ए का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, ए का आदेश हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ए का ही आदेश क्यों होगा, ओ का आदेश क्यों नहीं होगा, अ का आदेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है। अ का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, और ह्रस्व ई और दीर्घ ई का भी उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ये कंठ ये तालु, ये दोनों कंठ तालु, इसीलिए ही ए का आदेश होता है। चाहे अ के बाद में चाहे ये ही आ जाए तो भी निर्माण किसका होगा, ए का होगा। चाहे इस अ के बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी निर्माण किसका होगा, ए का ही आदेश होगा। चाहे आ के बाद में चाहे छोटी ई आए तो भी आदेश किसका होगा, ए का होगा। चाहे आ के बाद में बड़ी ई आए तो भी प्रिय विद्यार्थियों आदेश किसका होगा, ए का ही आदेश भवति। नंबर 2, पहले पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है, चाहे अ मिले चाहे आ मिले। ठीक है, दूसरे पद के आगे चाहे ह्रस्व उ मिले चाहे दीर्घ उ मिले,
चाहे ह्रस्व उ मिले, चाहे प्रिय विद्यार्थियों दीर्घ उ मिले, इनके स्थान पर किसका आदेश होगा? ओ का आदेश होगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात कि यहाँ पर ओ का आदेश ही क्यों होगा, ए का आदेश क्यों नहीं किया, अ का आदेश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इन्हीं भी अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ और उ इन दोनों का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों ओष्ठ से किया जाता है, मतलब कंठ और ओष्ठ। तो ओ का भी उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? ओष्ठ से किया जाता है। अब देखिए प्रिय नंबर 3 पे उदाहरण। पहले पद के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए? अ या आ ही मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान, बिल्कुल ध्यान देना योग्य बात। उसके बाद में चाहे हमें ह्रस्व री मिले, चाहे दीर्घ री मिले, तो इनके स्थान पर आदेश किसका होगा? अर का आदेश होगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अर का ही आदेश क्यों होगा? क्योंकि और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इस अ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ये अ क्या है? ये अ क्या है? गुण है। देखो री का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? ऋतुरषाणाम, ऋतुरषाणाम। री का उच्चारण स्थान मूर्धा से किया जाता है, तो इस र का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा से ही किया जाता है, इसलिए अर का आदेश होता है। नंबर 4, पहले पद के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए? चाहे अ मिले, चाहे आ मिले, ठीक है। दूसरे पद में हमें क्या मिलना चाहिए? सिर्फ क्या मिलना चाहिए? लृ ही मिलना। लृ मात्रा ह्रस्व ही होती है, ये दीर्घ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। देखो और अ का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? मात्रा कंठ से किया जाता है। कहां से किया जाता है? और अ को क्या माना गया है? गुण माना गया है। और लृ का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? लृ का उच्चारण स्थान दंता से किया जाता है, और दंता का भी सूत्र है लृ तुलसानाम, लृ तुलसानाम। तो ल का भी उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? दंता से किया जाता है, इसी कारण अल का आदेश होता है। ये इनके हैं सूत्र। पहले पद के अंत में चाहे अ और आ आए, उसके बाद में ई या ई आए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाए? ए का आदेश हो। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? ये वर्ण आपस में क्या कर लेंगे? मेल मिलाप कर लेंगे, ये सुलह कर लेंगे, ये समझौता कर लेंगे, ये फ्रेंडशिप कर लेंगे, ये दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती करने के बाद में आदेश किसका हो जाएगा? ए। ये भी आपस में दोस्ती करने के बाद में आदेश किसका हो जाएगा? ओ का। ये दोनों भी आपस में समझौता करें, चाहे सुलह करें, चाहे दोस्ती करें, तो भी आदेश किसका होगा? अर का होगा। अ या आ के बाद में री और री आए, तो आदेश किसका होगा? अर का। जब माइंड में फीड अ या आ के बाद में ली का आदेश, मतलब अ या आ के बाद में ली आ जाता, तो आदेश किसका होगा? अल का आदेश होगा। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया उप धन चिन्ह है इंद्र। देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। उप इंद्र। कोई भी संधि करते हैं तब हमारे पास पद कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास पद 2 ही होते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद। तो थोड़ी सरल विधि से देखें। पहले पद के अंत में क्या है? जैसे उप लिखा हुआ, इस प में कौन सा स्वर है? प को हलंत करो, और प में स्वर कौन सा है? स्वर। ठीक है, प को मैंने हलंत किया और प से कौन से स्वर को मैंने अलग किया? अ। मैंने आपको बताया था गुण स्वर संधि के पहले पूर्व में क्या आएगा, मतलब पहले पद के अंत में क्या आएगा? अ या आ ही आएगा।
उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा इक्वल, दूसरे पद में जो आगे स्वर लिखा उसे अलग करो, ई को अलग कर दिया तो पीछे क्या बचा नंद्र। अब ये बताओ दोस्ती किनके बीच में होगी, समझौता किनके बीच में होगा, यहां से देखकर बताइए समझौता किनके बीच में होगा, उप या नंद्र के बीच में होगा, नहीं होगा, दो स्वरों के बीच में होगा। स्वर कौन कौन से, अ और ई, मैंने बताया था अ या के बाद में ई आई आए तो आदेश किसका होगा, ई का। ये दोनों मिलकर आदेश किसका करेंगे, ए का आदेश करेंगे। क्यों, क्योंकि अ और ई मिलने से ही ए का आदेश होता है। ठीक है, अब क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा उप, ठीक है, ये पहला। अब इस ए की मात्रा कहां लग जाएगी, प के ऊपर लग जाएगी, ऊपर मात्रा लग जाएगी, वापस इस ए को हम नहीं लिखेंगे, बाद में हम क्या लिख देंगे नंद्र, इसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ नंद्र, जोड़कर क्या बना देंगे उपे नंद्र, उपे नंद्र। इस ए की मात्रा कहां लगी, इस प के साथ में लग गई। अब देखो एक उदाहरण और समझा रहा हूं, मैंने आपको दिया है महा प्लस इंद्र, ठीक है, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद। तो पहले पद के अंत में जैसे आप मह, यहां तक तो लिख दोगे जो भी लिखा हुआ मह लिखोगे, ह में कौन सा स्वर है आ, तो इस आ को आप क्या कर दोगे अलग लिख दो, उसके बाद में निशान किसका है प्लस का, उसके बाद में आप क्या लिखोगे ई, क्योंकि दूसरे पद में जो आ गया था उस स्वर को लिखना है, और ई के बाद में जितना भी लिखा हुआ है वो लिख दो। क्या लिखा हुआ इनके बाद में नंद्र ही लिखा हुआ, तो नंद्र ही लिख दो। अब आप बताइए कि समझौता या दोस्ती या संधि या सुलह किनके बीच में होगा, वो आ और ई के बीच में ही होगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु से बोले जाने वाले क्या है ई। ये दोनों मिलकर किसका आदेश करेंगे, ए का आदेश, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा मह, ये मह, ठीक है, और यहां पर क्या बचा नंद्र। अब प्रिय विद्यार्थियों आप बताओ कि इस ए की मात्रा कहां लगेगी, कहां लगेगी, तो म ह के ऊपर लगेगी इस ए की मात्रा, ये इस ए की मात्रा इस प्रकार होती है म है, और उसके बाद में हम क्या लिख देंगे नंद्र, महेंद्र, महाइंद्र, महेंद्र को क्या पढ़ा जाता महाइंद्र, उपइंद्र, ठीक है। आया समझ। दूसरा बात है, दूसरा उदाहरण एक और लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया गण धन चिन्ह ईसा, ठीक है, गण ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, तो ग को तो ग लिख दोगे, इस न से कौन सा स्वर है अस्वर है, ठीक है, ग को लिख दिया। उसके बाद में दूसरे पद के आगे कौन सा स्वर आया हुआ ई, तो आप ई को लिख दोगे, और उसके बाद में आप क्या लिख दोगे स, ठीक है। अब दोस्ती किनके बीच में, इन दोनों के बीच में होगी। मैंने कहा था अ या आ के बाद में चाहे ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए तो निर्माण आदेश किसका होगा, ए का आदेश होगा, तो डरने की क्या बात, एक आदेश कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गण, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ स, ठीक है। अब इस ए की मात्रा कहां लगेगी, इस न के ऊपर लगेगी, तो क्या बन जाएगा गणे, और दूसरे पद में क्या बचा हुआ स, तो क्या हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा गणेश, तो क्या हो जाएगा गणेश। अब अगला उदाहरण देखें, जैसे अगला उदाहरण मैंने दे दिया, यहां पर लिखा मैंने परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा के बाद मैंने लिखा उत्सव, क्या लिखा उत्सव। अब देखो परीक्षा ये हमारा पहला पद और उत्सव ये हमारा दूसरा पद, तो परीक्षा, इक्षा में कक्ष को अलग लिखो, उसके बाद में इक्ष में किसकी मात्रा है आ की मात्रा, तो इसको अलग लिख दो, ठीक है, बाद में दिन चिन्ह लगा।
उसके बाद में कौन सा स्वर आ रहा ऊ, और उसके बाद में आप क्या लिख दोगे तस्व, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखो दोस्ती किन के मध्य होगी, मित्रता किन के बीच में होगी, समझौता किन के बीच में होगा, वो होगा आ और उ। ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर चाहे अ आए चाहे आ आए, यहाँ पर चाहे उ आए चाहे बड़ा उ आए, तो ये दोनों मिलकर निर्माण किनका होगा, ओ का ही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ, परीक्ष। परीक्ष क्यों बचा, क्योंकि इक्ष से हमने आ को अलग कर दिया। अब इस ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, इक्ष के ऊपर लगेगी, और यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है, तस्व। ठीक है, अब देखो परी और इक्ष के ऊपर क्या लगा दोगे, ओ की मात्रा लगा दोगे। इस ओ की मात्रा यहाँ लगा, वापस तो नहीं लिखी, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, तस्व। परीक्षा उत्सव यानी परीक्षाओं का उत्सव। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मैंने लिख दिया राज धन ऋषि, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। राज ऋषि, तो राज, इस ज में कौन सा स्वर है, इस ज में, भाई परीक्षा में तो आ स्वर था, तो राज ज में कौन सा स्वर है, ज में अ स्वर है। ठीक है, अ है तो अ लिख दो, आ है तो आ लिख दो। उनके बाद में ऋषि में कौन सा स्वर है, री, ये लिख दो री, और री के बाद में जो भी कुछ लिखा हो वो आप लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा चाहे यहाँ पर अ आए चाहे आ आए, उसके बाद में चाहे ह्रस्व री आए चाहे दीर्घ री आए, तो निर्माण किनका होगा, अर का होगा। निर्माण किनका होगा, अर का। तो ये दोनों मिलकर निर्माण किसका कर देंगे, अर का कर देंगे। यहां ध्यान, अ या आ के बाद में री या री आए तो आदेश किसका होगा, अर का होगा। अ या आ के बाद में री या री आए तो आदेश किसका होगा, अर में, अर का आदेश होगा। कौन सी स्वर संधि में होगा, गुण स्वर संधि में होगा। अब देखो यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है, राज, और यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है, सी। अब ध्यान दो, इस अ की मात्रा किसके साथ जुड़ जाएगी, ज के साथ जुड़ जाएगी, तो आप राज को पूरा लिख दोगे। अब इस र की मात्रा अगले वर्ण पे चले जाएगी, और इस र की मात्रा किस पर लग जाएगी, इसी के ऊपर इस रूप में लग जाएगी, तो आप क्या लिख दोगे, राज ऋषि। क्या लिख दोगे, राज ऋषि। इसका उदाहरण एक और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया बर्मा धन चिन्ह ऋषि, ठीक है, बर्मा मतलब ब्रह्म, और इस ब्रह्म में कौन सा स्वर है, आ लिख दो, और यहाँ पे कौन सा स्वर था, अ, तो हमने अ लिखा। आ के बाद में कौन सा स्वर आ रहा है, री, तो री लिख दो, और री के बाद में जो भी बचा हुआ सी लिख दो। ठीक है, अ या आ के बाद में री आए, अ या आ के बाद में री या री आए तो आदेश किसका होगा, अर। इन दोनों को मिलाकर आप किसका आदेश कर दोगे, अर का आदेश कर दोगे। यहां पर शेष क्या बचा हुआ है, ब्रह्म। ठीक है, ये म हलंत है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सी। ठीक है, आप देखो शी है, जो इस अ की मात्रा किसके साथ आएगी, म के साथ आएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म। अब सी को सी लिखो। अब इस र की मात्रा इस अगले वर्ण पे चली जाएगी, मतलब यहां लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि। क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि। अगला उदाहरण एक और देखें। देखो मैंने लिख दिया तव, और तव के बाद में लिख दिया लृकार। क्या लिख दिया, लृकार, तव। तो त इनसे आगे कुछ लिखा हुआ है नहीं, मैंने लिखा नहीं। अब मैं लिखूंगा व को मैं क्या कर दूंगा, हलंत करूंगा, तो इस व से कौन सा स्वर अलग होगा, अ स्वर अलग होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अ लिख दूंगा। ठीक है, और इस अ के बाद में कौन सा स्वर आएगा, दूसरे पद के आगे क्या है, लृ, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, लृ लिख दोगे। उसके बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ, कार, तो आप लिख दोगे कार। अब समझौता किनके बीच में करोगे, तब या कार के बीच में करोगे, या अ और लृ के बीच में करोगे। अ या आ के बाद में लृ आता है, तो आदेश किसका होता है, अल का आदेश होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो अल। ठीक है,
आप देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ, तब हलंत है, और यहाँ पर क्या है, कार। ठीक है, अब इस अ की मात्रा किसके साथ चली जाएगी, व के साथ चली जाएगी, तब इस व को पूरा लिख दोगे तब। अब इस ल के बाद में कोई स्वर आ रहा है, इस ल के बाद में कोई स्वर आ रहा है नहीं, कभी भी दो स्वर लगातार होंगे नहीं, तो इस ल को आप कैसा लिखोगे, आधा लिखोगे, इस ल को आप कैसा लिखोगे, आधा लिखोगे, और कार को कार लिख दोगे, क्या बन जाएगा, तौलकार। क्या बन जाएगा, तौलकार, मतलब तौलकार। ठीक है, उसी प्रकार अगला भी उदाहरण करें। ठीक है, क्या बन जाएगा, तव लिकार तव, इस तव। ठीक है, इस व से हमने क्या अलग किया, अ को अलग किया, लिकार हमारा क्या दूसरा पद है, तो इस लिरी से हमने इस लिरी को अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, कार। अब इस अ की मात्रा कहां जाएगी, इस तव के साथ चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तव, और अ लिरी बन के क्या बन जाएगा, अल कार। कुल मिला के क्या बन, एक और देखें, जैसे मैंने लिख दिया मम लिरिकार, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, तो म को म लिख देंगे, और इस म को हम किस प्रकार लिखेंगे, हलंत के रूप में लिखेंगे। तो इस म के साथ में कौन सा स्वर है, अ, चाहे अ है तो अ को लिखो, चाहे आ है तो आ को लिखो। लिरिकार में पहला स्वर पहले दूसरे पद के आगे आओगे तो कौन सा स्वर मिल रहा है हमें, लिरी मिल रहा है, तो लिरी स्वर है तो लिरी लिख दो। यदि यहाँ पर चाहे ई या ई होता तो ई और ई लिखते, उ और उ होता तो उ लिखते, री और री होता तो री री लिखते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, लिरी मिल रहा है, तो हमने क्या लिखा, लिरी, और लिरी के बाद में शेष क्या रहा है, कार। ठीक है, अब देखो समझौता मम और कार के बीच में नहीं होगा, मम और कार के बीच में दोस्ती नहीं होगी, दोस्ती मात्र अ और लिरी के बीच में ही होगी। इनकी दोस्ती होगी तो आदेश किसका होगा, इनके मध्य में दोस्ती होगी तो आदेश किसका होगा, अल का आदेश होगा। ठीक है, अब म का तो म लिख देंगे, इस म का म लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कार लिख देंगे। ठीक है, अब इस अ की मात्रा किसके साथ चली जाएगी, इस म के साथ चली जाएगी, तो म को पूरा लिख देंगे। इस ल के बाद में कोई स्वर है ही नहीं, कोई स्वर है ही नहीं, तो हमने मात्रा लगाएंगे नहीं, इनको हम इनका इस ल का हम रूप कैसा दे देंगे, अर्धमात्रिक रूप, मतलब आधा लिखेंगे, तो इस ल को हम आधा लिखने के बाद में क्या लगा देंगे, कार। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, अदेंग गुण या आद गुण। अदेंग गुण मतलब अत एंग, एंग क्या है, एंग प्रत्यार है, एंग प्रत्यार में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 2 है, कौन कौन सी, ए और ओ। कुल गुण स्वर संधि में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 3, ए ए ओ। ठीक है, यदि हिंदी में परिभाषा पूछे तो बताना, अ या आ के बाद में ई या ई आए तो उनके स्थान पर आदेश होता है, ए का अ या आ के बाद में उ या उ आए तो उनके स्थान पर आदेश होगा, ओ का अ या आ के बाद में री या री आए तो उनके स्थान पर आदेश होगा, अर का अ या आ के बाद में ली आए तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, अल का। तो ए भी गुण है, ओ भी गुण है, ये अ भी गुण है, और ये अ भी गुण है।